तो हमारे लिए जो ट्रेडिंग थी वो एक टैबू था कि जिंदगी में मैं कुछ भी करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। सो बाजार कहीं पर भी जाता है, मेरे ईटीएफ में कुछ तो बढ़ रहा होता है और कुछ तो घट रहा होता है। आप जो भी कमाते हो आप उसका 10% तो सेव कर ही सकते हो। सिस्टम बनाओ, सिस्टम पे रहो, डिसिप्लिन वे से आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करो, इवेंचुअली आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। कि आप लोगों को अब हमें विदेशों में मिलने का मौका मिलेगा और हो सकता है हम यहाँ पे कई सारे लोग क्वालिफाई करके आ रहे हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई पुष्कर राज ठाकुर के लिए। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद। हमारे साथ आज बैठे हुए हैं इस लाइव इवेंट में डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में चंदौली में पुष्कर राज ठाकुर जी, जो कि यूट्यूबर हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं और न जाने रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और कुल मिला जुला के एक ऐसी प्रोफाइल जो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका दिमाग सातवें आसमान पर अभी भी, और अभी भी बहुत सारी ऊंचाइयां ये छूना चाहते हैं। तो ठाकुर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। यहाँ से शुरू करते हैं। इतनी गर्मी में इतनी दूर से फ्लाइट पकड़ के यहाँ आना और 2 दिन इवेंट में आना, और ये एनर्जी आई कहाँ से आपके पास? पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। एनर्जी ना ट्रांसफर होती है जी। तो कुछ आपसे हो रही है, कुछ लोगों से हो रही है। हाँ। और लोगों का प्यार है और आपका प्यार है जो यहाँ पर बुला लाया। क्या बात है। सो प्यार मोहब्बत के अंदर बस हम तो जस्ट गोइंग विद द फ्लो। क्या बात है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई, और ये फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट या बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्या आपका ये फैमिली बैकग्राउंड है व्यापार, या एकाएक से आपने ऑल ऑफ सडन शुरू किया और क्यों किया? देखिए, मतलब मेरे फैमिली के अंदर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कभी कोई बात ही नहीं हुई जी। कोई नोबडी वाज इन्वॉल्वड इन स्टॉक मार्केट एवर। माय फादर वाज अ ज्वेलर। सो मतलब वो बहुत नॉर्मल लेवल पे, ऐसा नहीं कि ज्वेलरी का बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे पास कार वार कुछ नहीं थी। हाँ। तो मतलब इस तरीके से बता रहा हूँ कि मतलब 2 व्हीलर पे जा रहे थे, तो आप समझ सकते हो। आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो बहुत छोटा सा घर होता था, गलियां ऐसी होती थी जिसमें गाड़ी नहीं घुस सकती थी। सो बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था। बट जो लोग ज्वेलरी के बिजनेस में होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एमसीएक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो गोल्ड के भाव को तो ट्रैक कर रहे होते हैं। हाँ। अब वो गोल्ड के भाव को तो एमसीएक्स से ट्रैक करते हैं। तो पहले मेरे फादर बस ट्रैक करते थे, बट धीरे धीरे किसी ने जैसे बोला कि भाई तुम इसमें ट्रेड भी कर सकते हो, सिर्फ मुझे फोन कर देना, तुम्हारा सोना बुक हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मुनाफा हो जाएगा, नीचे आएगा तो घाटा हो जाएगा, और गिरने पे भी तुम पैसे बना सकते हो। तो मेरे फादर को धीरे धीरे शौक चढ़ा। हाँ। अब जब वो शौक चढ़ा तो उन्होंने मुझे बोला कि जा मेरे लिए एक नया फोन लेकर आ। हाँ। उस टाइम पर हमने ना एक 10,000 रुपए का फोन खरीदा था। 10,000 रुपए बहुत होते थे। मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब नोकिया का नया कीपैड वाला फोन आया था, क्वार्टी कीपैड वाला। तो उसके अंदर ना एक छोटी सी स्क्रीन होती थी जिसमें कोई चार्ट नहीं आता था, सिर्फ भाव रिफ्लेक्ट होता था। अच्छा। सिर्फ भाव रिफ्लेक्ट होता था कि भाव ऊपर जा रहा है निचे जा रहा है, मतलब वो बस फ्लैश होता रहता है। तो उस तरीके की पापा के पास स्क्रीन होती थी। और मैं देखता था कि मेरे पापा बस फोन पे बोल देते थे कि 5 किलो खरीद लो, 10 किलो बेच दो, बस वो ऐसा कुछ करते रहते थे। अब मैं सोचता था यार पापा उस टाइम पे भी सोना महंगा ही है। एग्जाम्पल मान लीजिए उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ जब सोना 10,000 रुपए का 10 ग्राम था। अभी 95,000 से ऊपर निकल चुका है 10 ग्राम। तो पापा तब ट्रेड करते थे और उन्हें ट्रेडिंग का ABCD भी नहीं आता था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि कैंडल स्टिक क्या होती है, उन्हें नहीं पता था चार्ट क्या होता है। उन्हें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, उन्हें लग रहा है कि बहुत बढ़ गया तो यहां से बेच दो। बट एक दिन क्या हुआ कि उनका 10 लाख का नुकसान हुआ एक रात में। उन्होंने कुछ ऐसा पोजीशन ले गए, रात में सुबह मार्केट खुली और सीधा 10 लाख का नुकसान, बड़ी पोजीशन थी। तो जब 10 लाख का नुकसान हुआ तो जिसके थ्रू करते थे वो वहां पे उसने काट दिया और 10 लाख का लॉस बुक हो गया। सो आपको 10 लाख भरने हैं। एंड मेरी मम्मी कह रही है कि वो लेने आ रहा है पैसे जो हमारे पास है नहीं। सो कोई पैसे लेने आएगा, वसूली करने आएगा और हमारे पास है नहीं। सो व्हाट टू डू? मुझे आज भी याद है उस वक्त मैं छोटी सी गले में गोल्ड की चेन पहनता था, मैंने उतार के अपनी मम्मी को दी कि अभी के लिए तो जैसे भी करके पैसे भरने तो भरो। और मम्मी ने अपनी ज्वेलरी दी एंड एवरीबडी क्राइड एंड माई फादर सॉ कि वी वर क्राइंग बिकॉज ऑफ हिज ट्रेडिंग। तो हमारे लिए जो ट्रेडिंग थी वो एक टैबू था कि जिंदगी में मैं कुछ भी करूंगा, ये काम नहीं करूंगा।
वहां से वो 10 लाख रुपए का एक बर्डन है, उससे पहले भी हो सकता है पापा के पास कुछ बर्डन हो, और मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने देखा कि घर की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे काम करना पड़ेगा, आई हैव टू वर्क, देयर इज नो अदर वे। मैं अपने पापा को इस बर्डन में नहीं देख सकता, मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता, मेरे छोटे भाई बहन भी हैं। सो मैंने बहुत काम करे, मतलब जिंदगी में जो काम मिला मैंने किया। मतलब मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिखी, मुझे लगा मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मुझे लगा कल को मैं इंस्टीट्यूट खोल सकता हूँ, इंस्टीट्यूट खोला। whatever I did and it took me years, I'm telling you years। होता क्या है, जो पैसे हमने भरे थे ना वो ब्याज पे लेके भरे थे। अब इंटरेस्ट के बारे में आप लोग अभी ये 12% जो सुन रहे हो, ये सब आपको लग रहा होगा मजाक है, बट उस टाइम में मेरे फादर ने 3% ब्याज पे पैसा लिया था। 3% साल का 36%। कल मैं जब कैलकुलेशन बता रहा था कि 36% से कितना पैसा बन सकता है, तो सोचो कितना पैसा जाएगा जेब से। हम हर महीने सिर्फ इंटरेस्ट भरते थे और कैपिटल जो प्रिंसिपल था उसमें कुछ कम नहीं होता था। जो हम कमाते थे वो हम इंटरेस्ट में भरते थे और कैपिटल से कुछ कम नहीं होता था। सो जो भी हम जोड़ रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है। तो मुझे कई साल लग गए पापा का कर्जा उतारने में। तो आप लोग ना बोलते हो कि मैं जीरो से शुरू करता हूं, मैंने माइनस से शुरू किया। मेरी शुरुआत माइनस से हुई। जब मैंने शुरू किया तो मेरे ऊपर कर्जा था। अब ऐसा नहीं था कि मेरे पापा ने बोला कि तेरे को मेरा कर्जा भरना है, बट आपको खुद पता होता है, आप बड़े बेटे हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो जो काम हुआ वटेवर, मतलब कभी शर्म भी नहीं करी। आई डिड एवरीथिंग, इंश्योरेंस किया, डायरेक्ट सेलिंग करा, सब कुछ किया, कोई शर्म नहीं है भाई, पैसे कमाने हैं, जो सही रास्ता देखा। एंड फाइनली क्या हुआ कि करते 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 कोविड आ गया। आप जो भी काम कर रहे हो, यूट्यूब पे शुरू किया, बोलना शुरू किया, लोगों ने प्यार देना शुरू किया, कुछ पैसे जुड़ गए। अभी क्या था कि वो कुआं जो गड्ढा था वो गड्ढा तो भर दिया नेगेटिव, कुछ पैसे जुड़ गए। तो जब कुछ पैसे जुड़ गए तो देखा कि भाई घर लेना है, घर लिया, गाड़ी ली। उसके बाद भी पैसे अगर जब बचने शुरू हो गए तब सोचा यार कि इसे इन्वेस्ट तो करना है अब कहीं। अभी तक तो बस कर्जा भर रहे थे, कुछ पैसे जोड़ रहे थे, शौक मौज पूरे कर रहे थे, एक छोटे घर से बड़ा घर ले लिया, माँ बाप के लिए सोचा था कभी मर्सिडीज में घूमेंगे तो मर्सिडीज भी ले ली। अब जब पैसे जुड़े तो सोचा अब इसका क्या करना है, तो स्टॉक मार्केट में पहली बार इन्वेस्टमेंट करी। जब इन्वेस्टमेंट करी तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करी। म्यूचुअल फंड में कोई भी शुरू कर सकता है, SIP कोई भी कर सकता है, बट धीरे धीरे देखा यार यहाँ पे पैसा बढ़ रहा है, तो फिर खुद से सोच के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करी। अभी मैं आने से पहले फोन चला रहा था, मेरे रूल के अकॉर्डिंग मैं ETF खरीद रहा था तो मेरे बाइंग रोज मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि मैंने फिर देखा कि स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, म्यूचुअल फंड में भी हो सकती है। और इसे करते करते जब मैंने 1 साल देखा तो मैंने देखा यार म्यूचुअल फंड इज परफॉर्मिंग बेटर देन माय स्टॉक सिलेक्शन। कि मैं खुद से दिमाग लगा के स्टॉक ढूंढ रहा हूं, उससे बढ़िया म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है। एंड देन आई फाउंड ETFs एंड आई एम इन लव विद ETFs, और वो मैं प्रमोट करता हूं। तो लोग इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो मैं एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूं ETFs का। अच्छा। इंडिया के अंदर, मतलब US के अंदर लोग ETF में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं। वहां पे हर चीज का ETF आ जाता है, क्योंकि लोग ETF की डिमांड करते हैं। बिटकॉइन जैसी चीजों का ETF आ गया वहां पे, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं ETF। सो दैट इज माय स्मॉल जर्नी एज ऑफ नाउ। ETF में डिमांड तो होती है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ETF को लेकर के ये है, अब ETF की बात आ ही गई है तो लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि ये बाजार बहुत ऊपर है, तो शुरू कहां से करें ETF? आज से, मतलब आपको कैसे पता कि बाजार ऊपर है? आज 600 पॉइंट चढ़ा है बाजार। बस आप सट्टा मार रहे हो क्या और ऊपर नहीं जा सकता? ETF की शुरुआत कहां से करें, कैसे शुरू करें? मैं सीधी एक सिंपल सी चीज समझता हूं कि मैंने अपने ना 3 अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए हैं, मैंने अपने लिए बनाए हैं, और डिपेंड करता है आप लोगों के लिए अलग चीज है। तो मैं किस तरीके, मैंने ना अलग अलग ETFs में डिवाइड कर दिया है। सो बाजार कहीं पर भी जाता है, मेरे ETF में कुछ तो बढ़ रहा होता है और कुछ तो घट रहा होता है। मतलब ओवरऑल तो चलो आज बाजार ऊपर है तो प्रॉफिट ही आया है, बट आज मैंने जैसे एग्जांपल देखा कि चाइना का बाजार डाउन है, इंडिया का बढ़ा हुआ है, तो चलो चाइना खरीद लेते हैं। अमेरिका का ETF आज भी डाउन है, शाम को बाजार खुलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, शुरुआत कैसे करें? आप पहले तो देखिए कि आप महीने का कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप लमसम कब करना चाहते हैं। तो जैसे आपने बोला कि बाजार लोगों को चढ़ा हुआ लग रहा है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट मत करो। कौन बोल रहा है तुम्हें एक साथ 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डालने के लिए? मेरे कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपको समझ आएगा। अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, अगर ऑलरेडी करते करते बन गया है तो, या फिर आपकी 1 करोड़ की कैपेसिटी है, 1 करोड़ की कैपेसिटी है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में 10 ETF रखो, और उन 10 ETF को 1% गिरने पे 10,000 का खरीद लो।
इतना आपकी कैपेसिटी होगी, ये एक एजम्पशन मैंने लगा ली, इसके फॉर्मूले अपने आप करते रहना कि अगर मेरे पास 1 करोड़ की कैपेसिटी है तो 1% गिरने पे 1 ETF खरीदूंगा। अगर बाजार में 10 के 10 ETF गिर गए 1% तो मेरे को उस दिन कितने का खरीदना है, 1 लाख रुपए का खरीदना है। ज्यादा गिर गए तो ज्यादा खरीदना है। तो 1 करोड़ की जिसकी कैपेसिटी होती है उसके पास 1 लाख रुपए हो सकता है, क्योंकि वो 1 ही % होता है। और बाजार में आपको महीने में मौके कितने मिलेंगे, ऐसे 5-6 पूरे महीने में, कि आप 5-6 लाख की बाइंग कर पाओगे अगर 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है तो। सो कहने का मतलब है, आप ये देखो, आप महीने का कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जांपल, आप 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो महीने का, तो आप 1 या 2 ETF से शुरू करो, निफ्टी 20 से शुरू कर लो, बैंक 20 से शुरू कर लो। आपको लगता है स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न मिल सकती है, गिरा हुआ है, स्मॉल कैप से शुरू कर लो। सो ETF बहुत सारे हैं, बट ETF से फायदा क्या होता है, आप स्टेबल रहते हो। आपको ये नहीं होता मेरा स्टॉक गिर रहा है, एक ETF गिर सकता है, बट मैंने तो डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो बेस्ट कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफाइड है। और फिर मैंने कल बताया था कि मैं प्लेज मार्केट ट्रेड करता हूं और उसके भी सिस्टम है, तो वो ऑटोमेटिकली अभी बस मुझे डे एंड पे देखना होता है कि आज हुआ क्या, व्हाट हैपेंड टुडे। मेरे ऑफिस से एक रिपोर्ट आ जाती है, दिस इज व्हाट वी डिड, दिस इज व्हाट हैपेंड टुडे। आपके पैसे के साथ आज ये हुआ है, इतना ऊपर गया है, और उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो वो कंपाउंडिंग चल रही है, बट सालों लगेंगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अभी स्टोरी तो मेकिंग में है, स्टोरी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। एक बेसिक, एक कॉमन बंदा, एकदम 10,000 रुपए सैलरी वाला बंदा, वो कहां से शुरू करे? तो ETF तो आप चाहे 100 रुपए का खरीद सकते हो। आपको ये देखना है, देखो एक किताब है, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, वो आप सबको पढ़नी चाहिए। एक बार किताब का नाम प्लीज और बोल दीजिए। द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। बेबीलोन एक सिटी होती थी एंशियंट टाइम में, तो वहां का एक अमीर आदमी, उसकी एक जर्नी है कि वो अमीर बना कैसे। तो उसमें एक बड़ी सिंपल सी चीज है, आप जो भी कमाते हो, इट डजेंट मैटर आप 10,000 कमाते हो या 10 करोड़ कमाते हो, आप जो भी कमाते हो आप उसका 10% तो सेव कर ही सकते हो। 10%, 10,000 वाले के लिए 1,000 रुपए, तो अगर वो 1,000 रुपए भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, सेव करके घर पे नहीं रखने। ये मेरी मम्मी ने बहुत गलत काम किया था, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं। जब मेरे मम्मी की शादी हुई तो नाना जी ने कुछ कैश दिया। आपके घर परिवार में भी बहू बेटियों को शादी में, मतलब बेटियों को ही शादी में कैश देते हैं, राइट। वो कैश मेरी मम्मी ने तिजोरी में रख दिया, और जब मैं बड़ा हुआ, जब मुझे समझ आई, तो मैंने देखा मम्मी ये तो बहुत पुराने नोट है, 100 के वो पुराने वाले नोट, कभी याद है आपको, बड़े वाले पुराने वाले जो नोट आते थे, तो वो थोड़े बड़े होते थे, वो थोड़े डिफरेंट दिखते थे। उसमें मम्मी के पास डिफरेंट डिफरेंट गड्डियां थी, 10 की, 20 की, मतलब 100 की, इस तरीके से गड्डियां थी। तो मैंने कहा मम्मी ये पुराने नोट क्या कर रहे हैं, कह रही है तेरे नाना जी ने दिया था। मैंने कहा इसे तिजोरी में थोड़ी रखना था, तो उन्होंने बोला था कि बुरे वक्त पे काम आएगा। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। बट सोचो जब मम्मी की शादी हुई थी तब उतने का अगर सोना ही ले लेते, उतने में तो जमीन आ जाती, छोटी मोटी कहीं जमीन आ जाती। तो मम्मी ने इन्वेस्ट नहीं किया, मम्मी ने सेव किया। सो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वही अभी सर एग्जांपल दे रहे थे, वो 10,000 रुपए, 100 की गड्डी मतलब 10,000 रुपए विप्रो में इन्वेस्ट किया होता तो कितना हो जाता। अब मम्मी को विप्रो का नहीं पता, बट गोल्ड का तो पता था, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्सिफाइड रखिए। एक चीज और है, सो ओवर द इयर्स मैंने रूल्स बनाए हैं। एक सिंपल सा रूल है, आपको लगता है बाजार बहुत ज्यादा चढ़ गया है, तो जो ऐसे सर बोल रहे थे इससे पहले वाइटो कैपिटल से, कि आप अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो अलग रखें, बट दुख दुख होती है किसी के लिए भी, जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अगर वो सालों से कर रहा है और एक अच्छी रिटर्न बन गई है और मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करती है, तो उसे एक दिल में धक-धक होती है। वो धक-धक कैसे होती है कि अगर आपके मान लीजिए करते करते 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपए हो गए हैं, अब मार्केट अगर 10% गिरेगी तो 100 करोड़ में से 10 करोड़ साफ हो जाएगा भाई। 10 करोड़ साफ होना बहुत बड़ा होता है। तो लोगों को ये भी समझ आना चाहिए कि भाई या तो मैं इसे देखूंगा ही नहीं, या फिर मुझे इस पे भी एक डिसीजन लेना है कि कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सो ओवर द इयर्स जैसे जैसे मैं पैसे जोड़ता गया, मैंने ये सिस्टम बनाया कि भाई सिस्टम के हिसाब से हम बुक करेंगे। आज सिस्टम के हिसाब से, वो मैंने आपको पोजिशनल ट्रेडिंग बताया था, महीने के एंड का मारा था, उसने मैक्सिमम प्रॉफिट आज ही दे दिया क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई। सो कहने का मतलब है सिस्टम बनाओ, सिस्टम पे रहो, डिसिप्लिन वे से आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करो, इवेंचुअली आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। तो एक बात और, बहुत सारे लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं सिर्फ इसलिए, डरते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई ये स्टॉक मार्केट है, चलिए स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना है, तो म्यूचुअल फंड्स है, या बाजार गिर जाएगा तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा या मुझे लॉस हो जाएगा, या शायद अभी ये सही समय नहीं है, कुछ और दिन बाद शुरू करूंगा, कुछ और दिन बाद शुरू करूंगा।
कहाँ से एक एनर्जी गेन करें अपने अंदर, कहाँ से, मतलब जो होता है ना कि आज तो मतलब यही है ही, बस आज ही शुरू कर देना है चाहे कुछ भी हो जाए। देखो एक विजन से शुरुआत होती है। जैसे कि आपको ना जैसे सर ने एक बात बोला कि स्टॉक मार्केट इज फॉर ऑप्टिमिस्टिक पीपल। आई होप आप सब भी उतने ध्यान से सुन रहे थे जितने ध्यान से मैं सुन रहा था कि स्टॉक मार्केट जो शेयर बाजार है ये पॉजिटिव लोगों के लिए है, जो दूरदर्शी होते हैं, जो देखते हैं, क्योंकि मार्केट भी फ्यूचर परसेप्शन के ऊपर चलता है। जो पी रेशियो आपको 50 का दिखता है तो वो 50 क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मार्केट उसे पहले से ही लेकर चल रही है कि इसकी ग्रोथ आने वाली है। तो हम फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर चलते हैं। आप लोग भी अगर फ्यूचर परसेप्शन के ऊपर लेकर चलते हैं तो आप मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। अब एक बात को समझिए, मैं कहता हूं चलिए नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे? अगर मैंने बुक ही नहीं किया तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मार्केट अभी 24,000 के आसपास आ गई है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? 24,000 से 12,000 आ जाएगी, आधी गिर जाएगी। और वो भी आपको पता है यार ये हलवा नहीं है 12,000 लाना मार्केट को। हम सब खरीदने के लिए बैठे हुए हैं अगर मार्केट 12,000 आती है तो। कहने का मतलब ये है कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि मार्केट 50% टूट जाएगी। बट आप एक बात को समझो, जो चीज अनलिमिटेड बढ़ सकती है, अनलिमिटेड मतलब हमें मार्केट का टॉप नहीं पता। जब मैंने सोने में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, गोल्ड में, तो मेरे को आज भी याद है भाव हो रहा होगा 25,000 से 30,000 के बीच में। मेरी जब शादी हुई तो उस टाइम में मैक्सिमम सोना हमारे घर पर आया 30-32,000 का भाव था। आज 95,000 का भाव है, 3 गुना हो गया वो सोना। तो जिस चीज के बाद अब वहां पर लोग डरते कि भाई 32,000 का है, 16,000 का हो गया तो 16,000 का हो गया तो हो गया। कहने का मतलब है क्या मैंने बेच दिया जाके? नहीं। अगर मैंने बेचा नहीं तो कोई चीज जो अनलिमिटेड बढ़ सकती है। क्या आपको क्या लगता है 95,000 सोना पहुंच गया, क्या कल को 2 लाख नहीं पहुंचेगा? मैं लिख कर देता हूं 2 लाख पहुंचेगा। कम पहुंचेगा, इस पे सट्टा नहीं कर रहा मैं, बट फ्यूचर में तो पहुंचेगा ना। तो जो चीज अनलिमिटेड बढ़ सकती है तो मैं वहां पर ये सोचता कि यार ये 30,000 से 15,000 आ गया तो मैं कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। तो लोग डरते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है 50%। बट आप ऐसे मत सोचो, रियल स्टेट अनलिमिटेड बढ़ सकता है, अनलिमिटेड। मैंने अभी एक रिसेंट एग्जांपल दिया था, मेरे नोन में किसी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो आज उन्होंने खरीदी एग्जांपल मान के चलिए 15 करोड़ की। बट आप विश्वास नहीं मानोगे, जिनसे उसने खरीदी थी 20 लाख की। 20 लाख की खरीदी थी। अब वो भी डरता कि 20 लाख की 10 लाख रह गई तो, बट आज 15 करोड़ में बेची है भाई। तो 20 लाख की चीज 15 करोड़ हो सकती है, उसे भी नहीं पता था। बट जिस तरीके से तुम लोग यंग लोग बैठे हो, यहां पर कितने लोग जवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? हाथ उठाइए प्लीज। बिना शादी वाले लोग, अमित भक्त हाथ उठाओ भाई, दोनों हाथ। हाँ ठीक है, ये इनकी तो अभी करानी पड़ेगी यहीं पे ढूंढना पड़ेगा किसी को। कहने का मतलब है ये जवान लोग, इनकी शादी नहीं हुई। क्या आप शादी करेंगे? पक्का करेंगे। कितने बच्चे करेंगे? भाई ये तो 3 करेंगे, मुझे एक्सपेक्टेड था 2 करेंगे। ये लो, ये तो 10 करेंगे। भाई साहब, भाई इनसे कोई मतलब देख के समझ के ही शादी करिएगा। लड़की का पेट फटता है जब बच्चा आता है बाहर, ये मेरे को पता है, मेरे 2 हो गए कहने का मतलब है आप लोग शादी करेंगे, आप लोग बच्चा करेंगे, तो कहने का मतलब है यहां पे पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। हमारे गुरुकुल में तो आने वाले टाइम में लोग बढ़ने वाले हैं, स्कूल में एडमिशन बढ़ने वाले हैं। इंडिया के अंदर अगर आप लोग शादी करके बच्चा करने वाले हो तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। सर ने अभी फॉर्मूला दिया था, पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी जवान लोग लाते हैं, आपके बच्चे भी जवान बनेंगे, तो हमारा देश तो आगे बढ़ने वाला है। और यहां पर कंजम्पशन बढ़ने वाली है। अभी आपको आईफोन चाहिए, कल को तुम्हारे बच्चे को भी आईफोन चाहिए। कल को आज तुम्हें सूट चाहिए, कल को तुम्हारे बच्चे को भी सूट चाहिए। तुम्हें जूता चाहिए, तुम्हारे बच्चे को भी जूता चाहिए। तो जब वो पैदा होगा ना, उस दिन से खर्चा शुरू हो जाएगा। अगर नेस्ले का दूध का डब्बा आएगा तो नेस्ले कंपनी के शेयर पर उसका फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, इंडिया की डिमांड बढ़ने वाली है, तो शेयर मार्केट को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और मुझे पर्सनली मतलब ये ऐसा दिखता है कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त चल रहा है वो एक रेवोल्यूशन है, और इस रेवोल्यूशन की कोई अपर लिमिट नहीं है। कोई मुझे बोले कि बाजार मुझे 30,000 दिखता है, मैं कहता हूं ऐसा क्या दिखता है कि 30,000 तक ही रुकेगा? वो 50 भी तो जा सकता है। तो जो चीज अनलिमिटेड बढ़ सकती है, जिसका हमें पता नहीं हो अपर लिमिट क्या है, उसके गिरने पे उसे खरीदना चाहिए। इतना मुझे समझ आ चुका है अपनी इस जर्नी के अंदर कि कोई भी चीज जिसकी, देखो अगर आप लोग बच्चा करोगे तो उनकी भी कल को फैमिली बढ़ेगी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, उन्हें भी घर चाहिए। तो जब मैं जमीन में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो ये सोच के करता हूं कि जमीन के पैसे बढ़ेंगे।
आज मैं जब खरीद रहा हूं तो मुझे भी पता है मैं बहुत महंगी खरीद रहा हूं भाई, समझ रहे हो, मैं बहुत महंगी खरीद रहा हूं, बट कल को उसकी डिमांड और बढ़ सकती है क्योंकि तुम ही लोग डिमांड क्रिएट करने वाले हो, और इतना पैसा कमाओगे तो 2 ही जगह पैसा लगता है, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, तीसरी जगह मुझे पता नहीं है। क्या बात है। तो इसमें एक बात और बड़ी मजेदार मैं सबको बताता हूँ, वो बता देता हूँ, ऐड ऑन कर देता हूँ। भक्ते जी, अगर आप 3 बच्चे पैदा करने वाले तो 3 नहीं 4 करिए। अब 4 क्यों? जिसका कोई नहीं है वो ये मान ले कि उसका 1 बच्चा है, जिसके 1 है वो ये मान ले कि उनके 2 हैं, और जिसको 2 हैं वो मान ले कि 3 हैं, और जिनके 6 हैं वो मान ले कि 7 हैं। अब वो 7वां वाला कौन होगा? आपका अगर कोई बच्चा नहीं है तो एक वो बच्चा, भाई आपका बच्चा होता तो आप उसके लिए चॉकलेट खरीदते, कपड़े खरीदते, राशन घर में आता उसके नाम का आता, तो जितना भी पैसा आप उसके ऊपर खर्च करते वो पैसा उठा के इन्वेस्ट कर दीजिए 100%, और वो बाकी बच्चों का सारा खर्चा निकाल देगा जिंदगी भर। बिल्कुल। 2 बच्चे हैं तो भाई अगर 3 होता तो 2 चॉकलेट खरीद के ले आ रहा, तो तीसरे वाला ये थोड़ी कहते यार ये तीसरा कहाँ से पैदा हो गया, 3 खरीद के ले जाना पड़ रहा है ना। तो तीसरी वाली चॉकलेट का पैसा उठा के इन्वेस्ट कर दीजिए। यकीन मानिए ये जो 2 हैं या 3 हैं आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करें ना करें, लेकिन वो जो चौथा वाला है ना भक्ते जी, वो आपका जरूर साथ देगा, और ये आप सबके लिए है, याद रखिएगा, 100% साथ देगा। ठीक है ना। तो आज आपसे बात करके बड़ा मजा आया, और आप लोगों से भी बात करके बड़ा मजा आया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा सेशन बड़ा मजेदार रहा होगा आपके लिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए।